नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 किस प्रकार हमारे देश पे बढ़ रहा है और उसका क्या असर होने वाला है। खास तौर से हमने, क्योंकि लॉकडाउन ही प्रमुख उपाय अपनाया अपना, यही एक हथियार मान के चला, तो उसका क्या असर इस वक्त हो रहा है। और लॉकडाउन क्योंकि इस तरह से चल नहीं सकता, 6 हफ्ता हो चुका है, तो अगर वो लिफ्ट होता है, जैसे अभी शिथिलता लाने की बात हो रही है, शुरू भी हो गई है, तो उसका क्या असर पड़ने वाला है इस नंबर्स पे। तीसरी बात हम चर्चा करेंगे, क्या हमारे लिए और कोई रास्ता है इस वक्त, या सिर्फ इसी तरह चलेगा, नंबर्स बढ़ेंगे और हमें इसको झेलना पड़ेगा। ये 3 सवाल, मुख्य सवाल लेके हम आपके साथ चर्चा आज करेंगे। तो पहली बात, आइए देखते हैं कि हमारे नंबर्स क्या है, उसको पहले देखते हैं। इस वक्त हम न्यूज क्लिक का जो चार्ट है, जो हमारे साइट पे हर रोज मिलता है आपको, उसको देखते हैं। अगर हम देखें, ये हिंदुस्तान के आंकड़े, भारतवर्ष का आंकड़े यहाँ पर है, तो इस वक्त हमारे आंकड़े बताते हैं कि हमारा 46,433 कल तक ये संख्या पहुंच चुकी थी। या तो आज सुबह ये अनाउंस, जो हर रोज सरकार करती है, ये अनाउंसमेंट किया है। इसको अगर देखें तो हमारी बढ़ने की रफ्तार इस वक्त करीब, अगर ये ट्रेंड लाइन देखें तो ये है कि 7 दिन में ये ट्रेंड लाइन आपका हर 7 दिन में डबल करता है। हमारा अगर स्लोप देखें, कर्व की स्लोप, क्योंकि ये लॉग प्लॉट्स है, तो स्लोप मतलब किस रफ्तार से बढ़ेगी, उसको अगर आप देखें तो इस वक्त ये स्लोप देखते हुए लग रहा है कि हमारा ट्रेंड लाइन इससे थोड़ा कम है। मतलब 8 दिन में लगभग हमारी संख्या डबल हो सकती है, अगर यही रफ्तार जारी रहा तो। ये नहीं है कि ये नंबर संख्या बढ़ेगी नहीं, ये बढ़ेगी, पर किस रेट पे बढ़ेगी, किस तेजी से बढ़ेगी, उसको अगर देखना है तो हमें डबलिंग रेट देखना चाहिए। कितने दिन में संख्या डबल हो रहे हैं। अभी लग रहा है कि जो नंबर्स है हमारे पिछले 2-3 दिन में करीब 8%, क्योंकि आज हमारा नंबर्स जो आया है उससे लगता है करीब 8% बढ़ोतरी है। तो ये 4,000 के लगभग पिछले दिन में बढ़ा है संख्या, 3,900 कुछ। तो मतलब करीब अभी हमारी बढ़ोतरी हर 8 दिन में, 8.5 दिन में डबल होने की संभावना है। तो 46,000 अगर आप आंकड़े हैं, इस रफ्तार से अगर बढ़ी तो इसको 90 से 1 लाख के अंदर पहुंचने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इसी तरह से बढ़ेगा, पर क्योंकि लॉकडाउन लिफ्ट हो रहा है, हो सकता है इससे ज्यादा रफ्तार से बढ़े। हो सकता है कि जो हमने कदम उठाए हैं उसका असर, क्योंकि 1-2 हफ्ता और लगेगा उसका फल देखने के लिए, तो हो सकता है ये रफ्तार धीमी हो जाए और संख्या कम होना शुरू हो। मतलब हर रोज के इन्फेक्शंस 8% होने की जगह पर 7%, 6%, 5% की दिशा में चले। अगर वो होगा तो ये साफ है कि इसमें हमारा नंबर्स कम होना शुरू नहीं होंगे, पर बढ़ने का रफ्तार घट जाएगी। यही मुख्य चीज इस वक्त है। बढ़ने की रफ्तार में हमें इसको, उस पर काबू अगर हम पा लेते हैं तो हमें लगता है कि हम इस दिशा में, हमारे जो अभी काम है कि कैसे इसको कंट्रोल करें, उस दिशा में हम बढ़ोतरी कर पाएंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन सा प्रदेश में, प्रांतों में इसका फैलाव ज्यादा है। ये हमारा मैप है जो बताता है कि इन्फेक्शंस कहाँ कहाँ पर ज्यादा है। अगर वो देखेंगे आप कि महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे है। हम चार्ट्स देखेंगे उस पर भी वही दिखेगा। और जो संख्या मृतकों की हो रहा है उस पर हम देखेंगे कि इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, और पश्चिम बंगाल की संख्या मृतकों के काफी तेजी से बढ़ा है। उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कौन सा प्रांतों में किस रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है, तो हम देखेंगे महाराष्ट्र में अभी भी बढ़ोतरी करीब करीब पिछले 8-10 दिन में खास बदला नहीं है। अभी भी वहां पर बढ़ोतरी काफी तेजी से चल रहा है, और लग रहा है ये भी करीब 8-8.5 दिन की रफ्तार से हर रोज इसकी बढ़ोतरी हो रही है। मतलब 8% अगर बढ़ता है
8 साढ़े 8% बढ़ता है, तो करीब 8 साढ़े 8 दिन में भी इसका संख्या डबल होने की संभावना है। इस पे गुजरात की रफ्तार भी उसी तरह से है, दिल्ली की रफ्तार भी घटी नहीं है, और इस पे और भी अगर हम देखें तो तमिलनाडु में पिछले दिनों में थोड़ी सी तेजी आई है। पर इस पे कोई अच्छी खबर भी है। अगर हम देखें, पहले हम केरल का जिक्र करते थे, केरल के कर्व कभी करीब करीब फ्लैट है, बढ़ोतरी बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि वो इस बीमारी पे काबू पा लिए हैं अभी तक। और इस पे अगर हम देखें, तेलंगाना है, उस पे भी काफी अच्छी खबर है कि तेलंगाना की कर्व की काफी काफी फ्लैट है। पर दूसरे प्रांतों को अगर देखें, उत्तर प्रदेश की बढ़ोतरी अभी उसमें थोड़ी सी तेजी आई है, और राजस्थान में भी लगता है थोड़ा सा फ्लैट है, पर कि राजस्थान के ऊपर भी निगाह रखनी पड़ेगी। पर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और खास तौर से हमारा जो ये प्रांत है तमिलनाडु, खास तौर से इस वक्त उसकी संख्या में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसमें भी अभी लगता है हम इस बीमारी पे काबू नहीं कर पाए हैं अभी तक। अगर हम मृतकों की संख्या देखें तो हम देखेंगे कि सबसे आगे अभी महाराष्ट्र है, इसके बाद गुजरात है, और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। ये तीन ही प्रदेश है जो सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरे प्रांतों में अभी भी इसका संख्या थोड़ा कम है। मध्य प्रदेश के बाद अगर देखें तो दिल्ली का नंबर आता है, पर दिल्ली का कर्व जो है थोड़ा सा फ्लैट है। इसका मतलब मृतकों की संख्या उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो मुख्य प्रांत है, ये इसका स्थिति ये है। पर इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी मृतकों की संख्या पिछले दिन काफी ऊंचा गया है, और उसके ग्राफ पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। पर इन चीजों से और एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। अगर ये हम देखें शहरों की स्थिति है कि गुजरात में ये अभी अहमदाबाद में करीब करीब अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग अभी जो बीमार हैं वो अहमदाबाद में है। उसका संख्या करीब 70 से 72% लोग गुजरात के सिर्फ अहमदाबाद शहर में है इस वक्त। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन का अगर मिला ले तो लगता है 75% लोग सिर्फ इन्हीं दो शहरों में है। इसमें भी इंदौर का संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें मुंबई पे, जहां पर हमारी निगाह पहले थी, मुंबई की हालत थोड़ी सुधरी है, पर महाराष्ट्र की संख्या जो बढ़ रहा है उससे हो सकता है कि मुंबई की सबर्ब्स पे भी है, फैला है। इसीलिए ऐसा हम नहीं कह सकते कि क्योंकि शहर का संख्या इतना नहीं है इसीलिए थोड़ा सा इसमें हमें लगता है कि मुंबई पे काबू पा लिया है। अभी भी देखना पड़ेगा मुंबई की सबर्ब्स में, जो मुंबई शहर में नहीं आते, थाने वगैरह इन इलाकों में इसका क्या हाल है। पर शहरी प्रधान अभी फैलाव ज्यादा है। मतलब कुछ शहर, चंद शहरों में इसका फैलाव ज्यादा है। अभी तमिलनाडु में हम देख रहे थे चेन्नई की संख्या ज्यादा है, बंगाल में हम देख रहे थे कलकत्ता की संख्या ज्यादा है। तो दिल्ली शहर में खैर शहर और प्रदेश एक ही करीब करीब है, इसीलिए यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं फैलाव इन्हीं जगहों पे ज्यादा है। तो इन सब को देखते हुए अभी हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर लॉकडाउन के साथ साथ हम इस पे काबू पा लिए हैं। हमारा हमारा अगर ये चीज देखना है तो क्या हालात होगा अगले दिनों में, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगले दिनों में लॉकडाउन को कैसे हम हैंडल करें, क्योंकि लॉकडाउन इस तरह से पुलिसी तरीके से चल नहीं सकता। लॉकडाउन में जो ही शिथिलता आई है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सोशल डिस्टेंसिंग गायब हो गया। अभी तस्वीरें हर जगह पे आ रही है, दारू के सामने, दुकानों के सामने बड़े पैमाने पे लाइन लग रही है। पर उसके साथ साथ हमने पार्क्स को बंद कर दिए बहुत जगहों पे। तो इस तरह से जो लॉकडाउन, एक तरह से हम कहेंगे कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हुए एक ऐसा लॉकडाउन हो रहा है, इससे हमें फल उस तरह से नहीं मिलेगा। इस पे हमें चाहिए खास तौर से स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पे क्षमता देना, ताकि वो कैसे लोगों को इन्वॉल्व कर पाए, आम जनता की शिरकत कैसे इस
पे हो, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है हर जगह पे, वो कैसे इस पे काबू, इस पे आपके साथ शामिल हो सकते हैं। जब तक ये नहीं होगा तो सिर्फ डायरेक्टिव्स इशू करके, ऊपर से कानून लगा के, डंडा लगा के लॉकडाउन अगर चलवाने की कोशिश होगी तो सफल नहीं होगा। और अभी खास तौर से जो पार्शियल लॉकडाउन में संभावना ये है कि बीमारी फिर फैलेगी, जिस रफ्तार से पहले फैल रही थी, जिसको हमने कुछ हद तक तो रोका है। ये तो सही है कि लॉकडाउन की वजह से कुछ हद तक तो रुक गया है, पर जो ही लॉकडाउन में शिथिलता आएगी, ये हमारी फिर बढ़ने की संभावना है। तो इस पे आखिरी बात जो हम आना चाहेंगे कि हमारे लिए करना क्या है, हमको क्या करना चाहिए। तो उस पे दो चीज है। एक तो है हमें टेस्टिंग काफी बढ़ानी पड़ेगी। हमारे जो इस पे तो जो हम सिर्फ पुलिसी मिजाज से चल रहे हैं, कर्फ्यू डिक्लेयर कर दे रहे हैं, सेक्शन 144 डिक्लेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बॉर्डर्स बंद कर देंगे, ये सब के साथ साथ कुछ करें, पर इस तरह से डंडे के बल पे ना करके लोगों की शिरकत अगर करेंगे तो दो चीज आपको करने में सहूलियत होगी। एक तो है टेस्टिंग। टेस्टिंग का संख्या सरकार कह रही है काफी बढ़ी है, पर हमारे जनसंख्या को देखते हुए हम अभी भी टेस्टिंग में काफी पीछे हैं। तो हमारी टेस्टिंग कम से कम अगले 10 दिन में 5 गुना से 10 गुना बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक हमारे टेस्टिंग दिन में हर जगह पे, जहां जहां पर हॉटस्पॉट्स है, आम टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, तब तक हम शनाख्त नहीं कर पाएंगे ऐसे लोगों को जिनको सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहा है पर वो इन्फेक्टेड हैं। इन लोगों को शनाख्त करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी जरूरत है टेस्टिंग का फैलाव काफी बढ़ा है। लॉकडाउन एक तरफ से हमें शिथिल करना पड़ेगा, उसके साथ साथ इस बीमारी पे भी काबू पाना जरूरी है। तो हमको क्या करना चाहिए? तो ये अभी तक जो हम कर रहे थे कि सिर्फ एक पुलिसी तरीके से इस लॉकडाउन को चला रहे थे, उसको ना करके जनता की शिरकत चाहिए। आपकी स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, सबको इस पे शामिल करना चाहिए। गांव में पंचायतों को शामिल करना चाहिए। तो एक ज्यादा पार्टिसिपेटिव मोड इस पे लाने की जरूरत है। तो उस पर खास फायदा क्या होगा? जहाँ कंटेनमेंट जोन्स है वहां पर लोगों को आप टेस्ट कर पाएंगे। हमें टेस्ट कम से कम 5 से 10 गुना बढ़ाने की जरूरत है। वहां आम लोगों पे टेस्टिंग करना चाहिए कि वहां पे ऑलरेडी, जैसे कहते हैं कि स्प्रेड जो है कम्युनिटी स्प्रेड है, कम्युनिटी के अंदर ये फैल रहा है। तो इसीलिए इन जगहों पे वाइड स्प्रेड टेस्टिंग, बड़े पैमाने पे टेस्टिंग करने की जरूरत है। और उससे बीमार लोगों को शनाख्त करके, उनको अलग करके, उसको अलग से उनको क्वारंटीन करना, उनकी देखभाल करना, और उसके साथ साथ जो ज्यादा बीमार है उनको अस्पताल पहुंचाने की जरूरत है। तीसरी बात जो हमें इस पे करनी पड़ेगी इन चीजों में, कि अस्पताल के सुरक्षा के लिए अस्पताल के कर्मचारियों की सुरक्षा की जरूरत है। अभी इस वक्त हम जो देख रहे हैं, अस्पताल में भी काफी बीमारी उन लोगों में हो रहा है जो पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये तो ठीक नहीं है, ये तो उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ये तो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं है। तो वो बहुत जरूरी है इस वक्त। और उनको भी अलग जगह पे ठहराना, अस्पताल के पास ठहराना, ताकि वो घर में जाके फिर दूसरों को बीमारी न दे, इसकी भी उनको अलग करने की जरूरत है। तो अस्पताल की सुरक्षा का मतलब है अस्पताल के कर्मचारियों की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, नर्सिंग असिस्टेंट्स की, जो सफाई करते हैं, अस्पताल को साफ सुथरा रखते हैं, उनकी, इन सब लोगों की जो सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा फ्रंटलाइन सोल्जर्स है। तो उनके लिए हमारी सब प्रबंध करनी चाहिए। और ये हमें जो तीसरा चीज है, अस्पताल की सुरक्षा, इस पे नजर देनी चाहिए। मैं दूसरे चीजों पे बात नहीं कर रहा हूँ जो दूसरे लोग कर रहे हैं, कि जो गरीब है, जिनके खाना नहीं पहुंच रहा है, माइग्रेंट वर्कर्स का क्या होगा, गांव में क्या हालत है, फसल कैसे कटी जाएगी, फसल को कैसे बोरियों में डालेगी जब बोरियों की उत्पादन नहीं हो रही है। ये सब चीज इस वक्त मैं नहीं चर्चा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस बात के आपके सामने चर्चा करना चाहता हूँ कि कोविड-19 के फैलाव किस प्रकार हो रहा है, और उसमें एपिडेमिक के तौर पे
एक पैंडेमिक के तौर पे हमारे क्या कदम होनी चाहिए इसको इस वक्त रोकने के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सुनने के लिए। देखते रहिएगा न्यूज़ क्लिक।